ओके देन नाउ वी डिस्कस अबाउट एटीपी। आप लोग अभी इतने टाइम से सुन रहे थे एटीपी रिलीज होता है, ठीक है। जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तब उसमें से एक एनर्जी रिलीज होता है जिसे एटीपी कहते हैं। अब ये एटीपी है क्या, ठीक है। व्हाट इज एटीपी? तो एटीपी क्या है? एटीपी एक एनर्जी करेंसी है। ये हमारे बॉडी को चलाने के लिए एक करेंसी है, ठीक है, एनर्जी करेंसी। फॉर मोस्ट सेल्यूलर प्रोसेस, ये सभी सेल्यूलर प्रोसेस सेल्यूलर रेस्पिरेशन में मौजूद रहता है ये एटीपी करेंसी, ठीक। ये रिलीज कैसे होता है? द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन। जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है तब ये एनर्जी एटीपी रहता है, तब ये रिलीज होता है। इज यूज्ड टू मेक एन एटीपी मॉलिक्यूल, ठीक है। ये किससे बनता है? एडीपी से बनता है। तो एटीपी और एडीपी क्या है? ये एक तरीके का मॉलिक्यूल्स रहता है, ठीक है। ये एक तरीके का मॉलिक्यूल्स है जिसमें हम लोगों के एनर्जी इसमें स्टोर रहता है। ये स्टोर मॉलिक्यूल्स का नाम क्या दिया गया है? इसको कहते हैं एटीपी मॉलिक्यूल्स, ठीक है। एटीपी का फुल फॉर्म क्या होता है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या नाम है? ट्राइफॉस्फेट। ट्राई का मतलब क्या होता है? 3, और डाई का मतलब क्या होता है? 2। तो ये ट्राइफॉस्फेट और डाइफॉस्फेट आखिरकार क्या है? तो एटीपी आप समझे यहाँ पे कि ये क्या होता है? हमारे बॉडी के करेंसी है, ठीक है, एनर्जी करेंसी। जो हम लोग खाना खाते हैं उसके बाद में ये हाथों हाथ ये इस्तेमाल नहीं होता है। ये सभी एनर्जी का, ये एनर्जी जो रहता है एक जगह पे स्टोर रहता है, ठीक है। ये कुछ मॉलिक्यूल्स में स्टोर होकर के रहता है। उस मॉलिक्यूल्स का नाम क्या है? एटीपी है, ठीक। तो अब ये एडीपी क्या है? तो एडीपी जो होता है ये एक मॉलिक्यूल्स होता है जिसमें डाइफॉस्फेट मतलब कि 2 फॉस्फेट के चेन लगे हुए रहते हैं। कितने फॉस्फेट? 1 एंड 2। 2 फॉस्फेट के चेन इसमें लगे हुए रहते हैं। बट आफ्टर रेस्पिरेशन, जब हम लोग रेस्पिरेशन करते हैं तो रेस्पिरेशन में क्या होता है? एनर्जी प्रोडक्शन होता है। तो एनर्जी प्रोडक्शन के बाद एक और फॉस्फेट क्या होता है? इसमें आकर के कंबाइन हो जाता है। एक और फॉस्फेट आकर के इसमें क्या हो जाएगा? कंबाइन हो जाएगा। तो जब ये एक और तीसरा फॉस्फेट इसमें आकर के कंबाइन हो गया तब ये एडीपी से क्या इसमें कन्वर्ट हो गया? एटीपी में, ठीक है। पहले ये मॉलिक्यूल्स क्या था? ये मॉलिक्यूल्स पहले एडीपी था। ये मॉलिक्यूल्स पहले एडीपी था, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, 2 फॉस्फेट। जब इसमें एनर्जी एक और जुड़ गया फॉस्फेट, तब ये क्या बन गया? 3 फॉस्फेट, जिसको क्या कहते हैं? ट्राइफॉस्फेट, ठीक है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जिसे एटीपी के नाम से जानते हैं। तो ये हमारे मॉलिक्यूल्स में स्टोर होकर के रहते हैं। जब हम लोगों को रिक्वायरमेंट होता है तब ये क्या होगा? ये जो पी रहेगा, ये जो एनर्जी रहेगा, ये हमारे बॉडी में इस्तेमाल हो जाएगा, यूज कर लिया जाएगा। यूज होने के बाद फिर से ये किस में चेंज हो जाएगा? एडीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर उसके बाद रेस्पिरेशन होगा, फिर से ये एटीपी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये प्रोसेस जो है, ये चेन जो है, ये चलते रहेगा, ठीक है। जब रेस्पिरेशन होगा, एनर्जी रिलीज होगा, तब एटीपी बनेगा। एनर्जी जब हम लोग यूज कर लेंगे तब ये एडीपी बन जाएगा, ठीक है। एटीपी और एडीपी, ठीक, समझ गए। वही यहाँ पे लिखा होगा, श्वसन प्रक्रम में मूर्छित ऊर्जा का उपयोग एडीपी तथा अकार्बनिक फॉस्फेट से एटीपी अणु बनाने में किया जाता है, ठीक है। पहले ये एडीपी मॉलिक्यूल्स होता है, उसके बाद में जब रेस्पिरेशन प्रोसेस होता है, श्वसन प्रणाली होता है, उसके बाद में एनर्जी इसमें से टूटता है। एनर्जी टूटने के बाद में एक और फॉस्फेट इसमें चेन इसमें एक लग जाता है, जिस कारण से ये क्या होता है? एटीपी बन जाता है। उसके बाद में एनर्जी वापस से जब हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं तो ये फिर से एडीपी बन जाता है। तो ये एटीपी और एडीपी एक ही टाइप के मॉलिक्यूल से, जब एनर्जी उसमें है तब वो एटीपी, और जब वो एनर्जी इस्तेमाल कर लिए जाते हैं, खर्च हो जाते हैं, तब वो एडीपी बन जाता है। 1 एटीपी में कितने एनर्जी होते हैं? तो 1 एटीपी में 7.3 किलो कैलोरीज एनर्जी होते हैं, ठीक है। इसके बाद के जो टॉपिक है उसे समझ लेते हैं। तो इसमें क्या समझेंगे? ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब रेस्पिरेशन जो हो रहा था, तो अब इसमें कौन कौन से ऑर्गन की जरूरत पड़ेगी। सिस्टम एक पार्ट से कभी भी नहीं चलता, उसमें अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स लगे हुए होते हैं और उसके बाद में सिस्टम चलता है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले एयर होता है, ऑक्सीजन होता है, वो एंटर कहाँ से होता है? उसका जर्नी से स्टार्ट होता है। तो फर्स्ट कहाँ से स्टार्ट होता है? नेसल कैविटी से। क्या कहते हैं? नेसल कैविटी, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? नासा गुहा कहते हैं, जिसे हिंदी में नासा गुहा कहा जाता है।
ये नेसल कैविटी में क्या होते हैं, हेयर्स होते हैं, ठीक है, तो इन हेयर का फंक्शन क्या होता है, तो जो भी डस्ट पार्टिकल हमारे एनवायरनमेंट में हमारे सराउंडिंग में है तो ये क्या करती है, हेयर जो है वो उसे छान के बाहर ही रख देता है, ठीक है, उसे क्या किया था, फिल्टर करने का काम करता है, एयर को प्यूरिफाई करता है हेयर जो है, ठीक है। तो सबसे पहले जो भी गंदगी है, जो भी बाहर में डस्ट है, वो हेयर क्या करेगा, उसे रिफाइन कर लेता है उसे, उसके बाद में साफ एयर को एंटर करने देता है, ठीक है। तो यहाँ पे नेसल कैविटी के पास में क्या होता है, छोटे छोटे हेयर्स होते हैं। अब थोड़े से दूर में क्या होती है, यहाँ पे प्रेजेंट होता है म्यूकस, ठीक है, क्या होता है, म्यूकस होता है, नाक में क्या होता है, म्यूकस होता है, चिपचिपा जो रहता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, म्यूकस कहते हैं। तो ये म्यूकस का काम क्या होता है नाक पे, तो इसका काम होता है कि जो भी जम्स डस्ट जो भी है, अगर वो हेयर से रिमूव नहीं हो पाया, ठीक है, अगर हेयर जो है उसे रिमूव नहीं कर पाया, उसे छान नहीं पाया, तो म्यूकस में जाकर के सब क्या हो जाएगा, ये सब वहां पे जाकर के चिपक जाएगा, ठीक है, म्यूकस इसे अंदर नहीं जाने देता है। तो नाक के पास में ही दो पहरेदार लगा हुआ होता है, ठीक है, जो प्योरीफाई करने में हेल्प करता है। पहला तो नोज हेयर होता है और दूसरा होता है म्यूकस, ठीक है, ये दोनों ही गंदगी जो होता है, डस्ट जो होता है, इसे अंदर नहीं पहुंचने देता है बॉडी के अंदर। अब यहाँ पे तो एयर जो था वो साफ हो गया, ठीक है, अब इसके बाद में जो एयर है वो कहाँ जाएगा, ठीक है, तो ये नेसल कैविटी से होते हुए ये कहाँ पहुंचेगा, नेसल कैविटी से होते हुए ये पहुंच जाएगा फेर्निक्स के पास, ठीक है, कहाँ जाएगा, फेर्निक्स, ठीक है, फेर्निक्स को क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। फेर्निक्स के ठीक नीचे पे ये क्या होता है, लर्निक्स होता है, दोनों नाम सेम है, फेर्निक्स और फिर लर्निक्स। लर्निक्स को क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं कंठ, ठीक है, जो ये रहता है इसे क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं, ठीक है, और इसे क्या कहते हैं, इस लर्निक्स का और क्या क्या नाम है, इसे इसको कहते हैं वोकल कॉर्ड भी कहते हैं, ठीक है, इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, क्योंकि साउंड जो है यहीं से प्रोड्यूस भी होता है जब बोलते हैं, तो इसीलिए इसे वॉइस बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। अब इसके बाद जो एयर है वो कहाँ जाता है, एयर उसके बाद चला जाता है, ये रिंग ऑफ कार्टिलेज होता है, ठीक है, ये इसको क्या कहते हैं, ट्रैकिया कहते हैं, क्या कहेंगे, ट्रैकिया। कहां से, लर्निक्स के बाद ये कहां पहुंच जाता है, ट्रैकिया में। ट्रैकिया को क्या कहते हैं, श्वास नली कहते हैं, ठीक है, ये एक पाइप की तरह होता है, इसमें से अब एयर जो रहेगा ये यहां से होते हुए जाता है। अब इसमें क्या लगा हुआ रहता है, इसमें रिंग्स ऑफ कार्टिलेज होता है, कार्टिलेज मतलब कि कुछ हड्डी होती है, और रिंग्स ऑफ कार्टिलेज वो रिंग की शेप का बना हुआ रहता है, ठीक है, ये इस तरीके से गोल 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 रिंग की तरह ये बना हुआ रहता है। तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज का वर्क क्या होता है, ये ट्रैकिया के पास में क्यों होता है, क्योंकि जब हम लोग सांस लेते हैं, जब सांस लेंगे तो ये क्या होगा, ये अंदर की तरफ में बढ़ेगा और ये कोलैप्स ना हो जाए, आपस में ये चिपक नहीं जाए, इसलिए रिंग ऑफ कार्टिलेज इसे क्या करता है, फैला करके रखने में काम करता है। अगर रिंग ऑफ कार्टिलेज इसमें नहीं होता तो जब हम लोग सांस नहीं लेते, थोड़ी देर के लिए सांस को अपना नाक को बंद कर लेते हैं, तो ये क्या होता है, ये मसल्स का बना हुआ रहता है, ये आपस में चिपक जाता, और चिपक जाता तो फिर क्या होता, सांस लेने में दिक्कत आने लगता, ठीक है। तो ये रिंग ऑफ कार्टिलेज क्या करता है, इसी से बचाता है कि ये आपस में कोलैप्स ना हो जाए, ये मसल्स जो बना हुआ रहता है कोलैप्स ना हो जाए। तो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज का फंक्शन को समझ गए, ये ट्रैकिया में होता है, ठीक है, रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहाँ पे होता है, ट्रैकिया में होता है, जिसे क्या कहते हैं हिंदी में, श्वास नली। अब एयर कहाँ जाएगा, ट्रैकिया के बाद में ये पहुंचता है, ट्रैकिया से होते हुए नीचे पहुंचेगा, और उसके बाद में यहाँ से दो रास्तों में ये बट जाता है, ठीक है, ये अपना दो पाथ को बांट लेता है, दो रास्तों में ये निकल जाता है। ये दो रास्तों में जो टूट जाता है इसे क्या कहते हैं, ब्रोंकाई कहते हैं, क्योंकि ये ब्रांच की तरह अलग अलग टूट जाता है, इसलिए इसका नाम क्या है, ब्रोंकाई है, ठीक है। इसे क्या कहते हैं हिंदी में, श्वसनी कहते हैं, ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कि और भी छोटे छोटे रूट लाइक स्ट्रक्चर में, जैसे पेड़ का जड़ होता है उसी तरीके से ये लंग्स में, हमारा ये लंग्स में ये टूटा हुआ रहता है, ठीक है, ये जो टूटा हुआ रहता है अलग अलग रूट्स की तरह, इसे क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं, ठीक है। ब्रोंकाई के बाद में और ये टूटा हुआ रहता है, जिसे क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स कहते हैं, इसे हिंदी में क्या कहते हैं, श्वसनिका, ठीक है। ब्रोंकाई को क्या कहते थे, श्वसनी, और ब्रोंकियोल्स को क्या कहते हैं, श्वसनिका। अब श्वसनिका के बाद में सबसे लास्ट में क्या होता है, बलून लाइक स्ट्रक्चर इसमें होता है, छोटे छोटे गोल गोल बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जिसे क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं, ठीक है, क्या कहेंगे, एल्वियोली।
ये प्लूरल है इसीलिए इसको एल्वियोली कहेंगे। अगर कभी भी एक पर्टिकुलर का बात करते हैं, एक एल्वियोली के बारे में बात करते हैं तो उसे एल्वियोली नहीं एल्वियोलस कहेंगे, ठीक है। अगर ये सिंगुलर कहेंगे तो एल्वियोलस कहेंगे और ग्रुप में बात करेंगे तो एल्वियोली कहेंगे। ये हमेशा ग्रुप में ही बात होता है इसीलिए इसे एल्वियोली कहते हैं। जैसे हिंदी में क्या कहते हैं, कुपिका कहते हैं, ठीक है। समझ गए ये कि एयर जो होता है किस तरीके से ह्यूमन बॉडी में एंटर करता है। सबसे पहले नेसल कैविटी, ठीक है, या नॉस्ट्रिल्स कहते हैं। सबसे पहले यहाँ से एंटर करेगा नाक के पास में से नासागुआ से। यहाँ पे क्या होता है, हेयर होता है, तो ये हेयर और म्यूकस दोनों का काम क्या होता है, एयर को प्योरीफाई करने का। उसके बाद में एयर कहाँ पहुंचता, फेर्निक्स में पहुंचता जिसे क्या कहते हैं, ग्रसनी कहते हैं। उसके बाद में ये लर्निक्स में पहुंचता जिसे क्या कहते हैं, कंठ कहते हैं। उसके बाद में ये ट्रैकिया में पहुंचेगा। ट्रैकिया के बाद में फिर क्या होता है, दो ब्रांच टूट जाते हैं, इसे ब्रोंकाई कहते हैं। ब्रोंकाई के बाद में और भी ये छोटे छोटे ब्रांचेस रूट में ये टूट जाते हैं, इसे क्या कहते हैं, ब्रोंकियोल्स। और ब्रोंकियोल्स के आखिरी में क्या लगे हुए होते हैं, बलून लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, इसे क्या कहते हैं, एल्वियोली कहते हैं, ठीक है। तो ये टोटल डायफ्राम था, ये टोटल, ठीक है। अब नीचे पे ये क्या दिया गया है, तो ये लंग्स के ठीक नीचे पे ये ज्वाइंट किया हुआ रहता है, इसे क्या कहते हैं, डायफ्राम कहेंगे, ठीक है। क्या कहते हैं, डायफ्राम। तो ये डायफ्राम का काम क्या होता है ये बता देते हैं। और उसके बाद में ये लंग्स जो है इसे प्रोटेक्शन देने का काम कौन करता है, प्रोटेक्ट कौन करता है, रिब्स करता है। अगर ये रिब्स नहीं होता, अगर ये रिब्स नहीं होता तो कोई मजाक में अगर मार देता, ठीक है, अगर वो गलती से अगर चोट लग जाता किसी चीज में तो क्या होता, डायरेक्ट लंग्स में ही चोट लग जाता, तो उससे फिर सांस लेने में दिक्कत हो जाता। तो इसीलिए रिब्स क्या करता, प्रोटेक्शन देने का काम करता है, लंग्स को प्रोटेक्शन देने का काम करता है कि ये चोट नहीं लगे, ठीक है। तो ये रिब्स। अब ये डायफ्राम जो रहता है, तो डायफ्राम क्या करता है, ऑक्सीजन को बॉडी से बाहर निकालने में, धकेलने में काम करता है। कैसे करता है इसको समझ लीजिए पहले। तो जब भी हम लोग सांस लेते हैं, ठीक है, आप लोग भी सांस लीजिए, फुल भर करके पूरा सांस, लंबा लंबा सांस लीजिए। जब सांस लेते तो क्या होता है, चेस्ट जो होता है वो आगे की तरफ बढ़ता है, ठीक है। चेस्ट क्या होता है, आगे की तरफ बढ़ता है। तो चेस्ट आगे बढ़ना मतलब क्या होता है, ये रिब्स जो होता है, रिब्स जो होता है ये क्या होता है, आगे की तरफ मूव करता है। ये क्या करता है, लंग्स को जगह देता है फैलने के लिए। तो रिब्स क्या होता है, फ्रंट की तरफ में मूव करता है, लंग्स में गैप बढ़ता है, इसीलिए लंग्स जो होता है वो फूलता है, ठीक है, चेस्ट का साइज बढ़ जाता है। तब ये डायफ्राम जो होता है क्या होता है, ऊपर के तब ये क्या होता है, डायफ्राम जब हम लोग सांस लेते हैं तब ये डायफ्राम क्या होगा, नीचे की तरफ में मूव कर जाएगा। क्यों, क्योंकि लंग्स को क्या देना है, जगह देना है, ठीक है, लंग्स को जगह देना। तो सब इससे दूर हो जाएगा, रिब्स जो रहेगा आगे की तरफ में आ जाएगा, डायफ्राम जो है ऊपर वो क्या हो जाएगा, थोड़ा नीचे की तरफ में आ जाएगा। तो इससे क्या होगा, लंग्स को थोड़ा जगह मिलेगा, ठीक है। तो जगह मिलेगा तो लंग्स फैलेगा। अब उसके बाद वापस जब सांस बाहर फेंकना है, जब एक्सेल करना है, तो एक्सेल करने के समय में क्या होता है, ये रिब्स और ये डायफ्राम क्या करेगा, इसे ऊपर की तरफ में धकेलता है, लंग्स को क्या करता है, ऊपर की तरफ में धकेलता है, ठीक है, ऊपर धकेलता है। तो क्या होता है, हम लोग सांस को फिर बाहर फेंक सकते हैं, ठीक है, एक्सेल करने में हेल्प करता है। अगर ये डायफ्राम नहीं होता तो इनहेल तो कर लेते, अब इनहेल करने के बाद में जो ऑक्सीजन होता, जो एयर होता, वो तो लंग्स में ही अटक जाता, वो बाहर ही नहीं आ पाता, एक्सेल ही नहीं हो पाता, ठीक है, सांस लेकर के फिर वैसे ही अटक जाता वहां पे। तो डायफ्राम जब तक हेल्प नहीं करे उसे ऊपर की तरफ पुश करने में, तो ये रिलीज नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो डायफ्राम के रोल को समझे क्या होता है। तो ये टोटल क्या दिया हुआ था, ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम दिया हुआ था, ठीक है। तो कहाँ से इसका जर्नी स्टार्ट हुआ, ठीक है, और किस तरीके से ये वर्क हुआ, कहाँ पे क्या हुआ, ये आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। रिब्स के काम को समझे। रिब्स कितने पेयर में होते, 12 पेयर में होते हैं। इस साइड में 12 पेयर, ये साइड 12 पेयर, टोटल 24 पेयर्स ऑफ रिब्स होते हैं। रिब्स को क्या कहते हैं, पसलियां कहते हैं। और ये रिब्स जो होता है ये किसके साथ में ज्वाइंट होता है, एक सामने पे एक हड्डी होता है, एक बोन्स होता है, जिसको क्या कहते हैं, स्टेर्नम के नाम से जानते हैं, ठीक है। इस बोन्स को क्या कहते हैं, स्टेर्नम, ठीक है। फ्रंट में ये हड्डी होता है स्टेर्नम, और बाकी रिब्स से ये घिरा हुआ रहता है, ठीक है। तो ये टोटल ये रेस्पिरेटरी सिस्टम था ह्यूमन बॉडी में, ठीक है। चलिए अब इसके बाद हम लोग रेस्पिरेशन इन प्लांट के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग तो समझ लिए किस तरीके से होता है ह्यूमन बीइंग्स में रेस्पिरेशन, ठीक है। अब प्लांट को समझ लेते हैं। ह्यूमंस में रेस्पिरेशन के लिए कौन से ऑर्गन्स की जरूरत पड़ता है, वो एयर,
कहाँ से इनहेल करता है, नॉस्ट्रिल से, नाक से, ठीक है। तो उसी तरीके से प्लांट जो होता है उसे एयर को लेने के लिए कौन से जगह से, कौन से पार्ट से वो लेता है, ठीक है। तो रेस्पिरेशन के लिए जो प्लांट्स होती है वो क्या करती है, प्लांट्स में लीफ रहता है ना, उस लीफ में छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, ठीक है। लीफ रहता है, लीफ में क्या होता है, छोटा छोटा टाइनी टाइनी पोर्स होता है। इन पोर्स में क्या होता है, यही पोर्स जो होता है, इस पोर्स को क्या बोलते हैं, इन्हीं पोर्स को क्या कहते हैं, स्टोमाटा कहते हैं, ठीक है। ये किस चीज का डायग्राम यहाँ बना हुआ है, स्टोमाटा का है। तो स्टोमाटा काम कैसे करता है उसे समझ लेते हैं। आप लोग इसे पहले पढ़े भी होंगे, इस बार दिया है क्लास 10th में, तो इसे एक और बार समझ लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या है, स्टोमाटा है। ये साइड में ये क्या लगा हुआ, बीन शेप का कुछ ये दिख रहा है आपको, राजमा के जैसा ये दिख रहा होगा, तो ये है क्या, तो ये बीन शेप, ये क्या, इसको कहते हैं गार्ड सेल कहते हैं, इसको हिंदी में द्वार कोशिका कहते हैं, ठीक है। इन्हीं गार्ड सेल में क्या होता है, क्लोरोफिल, ये क्लोरोफिल इसी में रहता है जो कि प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस करने में हेल्प करता है। तो ये स्टोमाटा कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन मतलब कि एयर के एक्सचेंज होने के लिए ये हेल्प करता है, स्टोमाटा ही, ठीक है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का रिक्वायरमेंट होता है तो स्टोमाटा क्या होता है, ये ओपन हो जाता है, और जब इसे जरूरत नहीं होता तो ये क्या हो जाता है, फिर क्लोज हो जाता है। तो ये ओपन और क्लोज कैसे होता है, क्या ये खुद से ही ओपन और क्लोज हो जाता है या फिर कोई इसे करता है, तो ये खुद से ओपन और क्लोज नहीं होता है, इसे ओपन और क्लोज करना पड़ता है, जो कि कौन करने में हेल्प करता है, गार्ड सेल, ठीक है। तो जिसे क्या कहेंगे, द्वार कोशिका, तो इसे बंद या खोलने में कौन मदद करता है, द्वार कोशिका, गार्ड सेल, ठीक है। अब ये खुलता और बंद कैसे होता है, जब पत्ता में पानी की मात्रा जब बढ़ जाता है तो उससे क्या होता है, ऑस्मोसिस के प्रोसेस से, जब ये इसमें कुछ वैक्यूल्स भी होते हैं जिसमें वाटर वैक्यूल्स, पानी जब भर जाते हैं तो भरने के कारण फिर वो फूल जाता है, और जब फूलते हैं तो फिर क्या हो जाते हैं, वो स्टोमाटा जो होता है ओपन हो जाता है, और ओपन होने के बाद में फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं, ठीक है। और ऑक्सीजन को रिलीज करने के साथ साथ में वाटर जो इसमें भर जाता है तो वाटर को भी ये रिलीज कर देते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, ट्रांसपिरेशन कहते हैं, ठीक है। जिसमें वाटर रिलीज होता है, लॉस ऑफ वाटर, तो इस प्रोसेस को क्या कहेंगे, ट्रांसपिरेशन कहते हैं। चलिए अब इसके बाद समझ लेते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है। अभी हम लोगों ने समझा कि रेस्पिरेशन के लिए एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहाँ से होती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस स्टोमाटा से होती है, ठीक है। स्टोमाटा कहाँ प्रेजेंट रहता है, स्टोमाटा लीव्स में प्रेजेंट होता है। स्टोमाटा को क्लोज और ओपन करने के लिए कौन हेल्प करता है, गार्ड सेल, ठीक है। अब इसमें क्या पढ़ेंगे, रेस्पिरेशन ड्यूरिंग टाइम, ड्यूरिंग डे टाइम एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम, ठीक है। तो रेस्पिरेशन इन प्लांट ड्यूरिंग डे टाइम, अब दिन के समय में आप लोगों को पहले से ही पता है कि क्या होता है, दिन के समय में इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस यहाँ पे ऑकर होता है, ठीक है। डे टाइम के समय में फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस के लिए किन किन मटेरियल्स का जरूरत पड़ता है, इसे कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, वाटर, ठीक है, और उसके बाद इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक, यहाँ पे सन बना लेते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और लीव्स में क्लोरोफिल होना जरूरी है। तब ये क्या देता है हम लोगों को, तब ये ऑक्सीजन और साथ ही साथ ग्लूकोज, ठीक है, ऑक्सीजन और ग्लूकोज इसमें से प्रोडक्ट बन करके निकलता है, ठीक है। ऑक्सीजन, ग्लूकोज ये प्रोडक्ट में बन करके निकलता है ड्यूरिंग डे टाइम, ये आप लोगों को पहले से पता है, ठीक है, फोटोसिंथेसिस। अब डे टाइम के समय में क्या रेस्पिरेशन होगा या फिर नहीं होगा, ठीक है, डे टाइम पे रेस्पिरेशन होगा या फिर नहीं होगा। रेस्पिरेशन क्या है, रेस्पिरेशन आप लोगों को बता दिए, रेस्पिरेशन होता है एनर्जी के प्रोडक्शन के लिए ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स, ठीक है, फूड मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन होना और उसमें से एनर्जी रिलीज होना। क्या दिन के समय में इस पेड़ को, इस पौधे को, इस ट्री को एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होगा क्या, बिल्कुल होगा। ये फोटोसिंथेसिस जो कर रहा है, इस फोटोसिंथेसिस करने के लिए भी इसे किस चीज की रिक्वायरमेंट होगी, इसको फोटोसिंथेसिस के लिए भी एनर्जी का रिक्वायरमेंट होगा, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीजन ये रिलीज किया इसमें से, तो इसमें से कुछ ऑक्सीजन को ये वापस क्या करेगा, वापस से ये इसको एब्जॉर्ब कर लेगा। एब्जॉर्ब करने के बाद में फिर ये कौन सा प्रोसेस यहाँ पे करेगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस करेगा, और रेस्पिरेशन से क्या प्रोडक्शन होता है, एनर्जी का, और यही एनर्जी से ये अपना फोटोसिंथेसिस फंक्शन, ठीक है, उसके बाद में
इसमें इसको अपने फूड को ट्रैवल करवाना पड़ता है, ठीक है। फूड को जो ग्लूकोज यहाँ पे बना हुआ है इसे डायरेक्शन, हर डायरेक्शन में, लीफ में, रूट्स में, इन सभी जगहों में इसको फैलाना पड़ता है, जिस कारण से इसको पहुंचाने के लिए एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है। तो ये एनर्जी इसको डे टाइम पे भी जरूरत पड़ता है। ड्यूरिंग नाइट टाइम, अब रात के समय में फोटोसिंथेसिस क्या हो पाएगा? तो फोटोसिंथेसिस तो रात के समय में बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये जो है रात के समय में फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा इसमें। क्यों? क्योंकि फोटोसिंथेसिस जो होता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट होगा, ठीक। अब रेस्पिरेशन क्या प्रोसेस चलेगा? तो हाँ बिल्कुल रेस्पिरेशन प्रोसेस तब भी चलेगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस जो है रात के समय में भी चलेगा, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है कि पेड़ के पास में रात के समय में नहीं जाना चाहिए। पेड़ के पास जाने से क्या होगा? सफोकेशन हो सकता है। क्यों सफोकेशन होगा? क्योंकि हम लोग क्या लेते हैं? हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेल करते हैं। तो ये रात के समय में, नाइट टाइम पे क्या हो जाएगा? अपने सराउंडिंग से जितने भी ऑक्सीजन होंगे वो क्या करेंगे? ये प्लांट जो रहेगा इसको एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, क्योंकि इसको रेस्पिरेशन करना है, एनर्जी रिलीज करना है। तो सराउंडिंग से अपने ऑक्सीजन जितने भी है उसे ये क्या करना स्टार्ट करेगा? एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करेगा, और प्रोडक्ट क्या निकालेगा? कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ऑक्सीजन को ये एब्जॉर्ब करेगा और बाई प्रोडक्ट में क्या रिलीज करेगा? कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड अपने सराउंडिंग में यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे ये भरते हुए चला जाएगा। अगर हम लोग रात के समय में जाते हैं पेड़ के पास में तो हम लोगों को चाहिए ऑक्सीजन, ठीक है, पर यहाँ पे क्या ये रिलीज करा? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये रिक्वायरमेंट तो फुलफिल नहीं हो पा रहा है हम लोगों का, ठीक है। अब लिविंग बींग्स को चाहिए ऑक्सीजन, पर ये रिलीज करा कार्बन डाइऑक्साइड, जिस कारण से क्या होगा? पेड़ के पास रहने से सफोकेशन होगा, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा और हम लोग को ऑक्सीजन चाहिए, ठीक है, तो हम लोग को सफोकेशन होगा। इसीलिए रात के समय पे पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए। अब क्या है यहाँ पे डेफिनेशन? रेस्पिरेशन ऑकर्स 24 आवर्स बट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस ऑकर्स इन द डे टाइम ओनली, ठीक है। यही यहाँ पे हिंदी पे लिखा हुआ है। पौधों में श्वसन 24 घंटे होता है, परंतु प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया केवल दिन में ही होता है, ठीक है। एंड इट इज द लास्ट टॉपिक ऑफ रेस्पिरेशन, ठीक है। तो क्या है लास्ट टॉपिक? व्हाई एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ फास्टर देन टेरेस्ट्रियल एनिमल। एक्वेटिक एनिमल किसे कहते हैं? जो पानी में रहने वाले जीव है, और टेरेस्ट्रियल एनिमल जो जमीन में रहने वाले जीव है। तो क्वेश्चन क्या है? एक्वेटिक एनिमल ब्रीथ फास्टर क्यों करते हैं? सांस तेजी से क्यों लेते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल्स के कंपैरिजन में? तो क्यों लेते हैं? क्योंकि हमारे एटमॉस्फेयर में जो ऑक्सीजन है वो काफ़ी ज़्यादा है कंपेयर टू वाटर, ठीक है। ऑक्सीजन का मात्रा एटमॉस्फेयर में काफ़ी ज़्यादा होने के कारण पे जो लिविंग टेरेस्ट्रियल है, टेरेस्ट्रियल लिविंग बींग्स है, उसे सांस लेने में कोई तकलीफ नहीं आता है, वो नॉर्मल ब्रीथ करता है, ठीक है। ब्रीदिंग, उसका ब्रीदिंग रेट काफ़ी नॉर्मल होता है, ठीक है। जबकि एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं उसमें कंपेरेटिवली ऑक्सीजन लो होने के कारण पे अब उसे रेस्पिरेशन तो करना है, एनर्जी तो तोड़ना है, एनर्जी तोड़ने के लिए ऑक्सीजन का जरूरत चाहिए ही, पर ऑक्सीजन का कमी है, जिस कारण से उसे क्या है? उतना अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन लेने के लिए उसे तेजी से सांस लेना पड़ेगा, ब्रीदिंग रेट फास्टर रखना पड़ेगा, तभी जाकर के वो उतना फुलफिल कर पाएगा, ठीक है। तो आंसर क्या है? बिकॉज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर इज फेयरली लो टू कंपेयर टू एयर, ठीक है। हवा में जो ऑक्सीजन रहती है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा रहती है कंपेयर टू वाटर, ठीक है। तो ब्रीदिंग फास्ट क्यों करती है एक्वेटिक एनिमल्स? क्योंकि उसमें डिजॉल्व ऑक्सीजन जो रहती है वो काफ़ी कम होता है, जिस कारण से उसे सांस लेने के लिए, उस एनर्जी को फुलफिल करने के लिए इसे ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन का रिक्वायरमेंट पड़ेगा, ठीक है। इसीलिए फिश, एक्वेटिक एनिमल्स जितने भी हैं वो लोग क्या करती है? तेजी से सांस लेते हुए चलती है। तो ब्रीदिंग रेट क्या होता है? ब्रीदिंग रेट मतलब कि सांस लेने का दर, ठीक है। 1 मिनट में कितने सांस लेते हैं? तो ह्यूमन एट रेस्ट, जब नॉर्मल हम लोग है एट रेस्ट, तब 12 to 18 पर मिनट ब्रीदिंग रेट होता है। आफ्टर एक्सरसाइज ये उसके बाद इंक्रीज हो जाता है। फिश का कितना होता है कंपेयर? 66 to 78% पर मिनट, 66 से 78 पर मिनट इसका ब्रीदिंग रेट होता है। ये इतने तेजी से सांस लेते हुए चलता है। हम लोगों का नॉर्मल 12 to 18 पर मिनट है ह्यूमंस में, ठीक है।
तो ब्रीदिंग रेट आप देख सकते हैं कि इसमें क्या है, फिश में ज़्यादा है, 1 मिनट में 66 टू 78 पर इंसानों पे 12 टू 18 पर मिनट है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे इसे कि क्यों एक्वेटिक एनिमल्स जो रहते हैं उसे ब्रीद फास्टर करना पड़ता है कंपेयर टू टेरेस्ट्रियल एनिमल्स। ठीक है, तो इसी के साथ ये लास्ट टॉपिक जो रेस्पिरेशन का था यहीं पे खत्म होता है।